साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान। और आज 31 दिसंबर 2021 एक महत्वपूर्ण लाइव को लेके और अपनी बात रखने के लिए मैं आपके बीच में हूं। मुझे आशा उम्मीद है कि जिस तरह से 2021 में हमने काम किया, 2022 में भी हम लोग उतनी ताकत से, उतनी मजबूती से काम करेंगे और जो अवसर की समता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है और वो संविधान के लागू होने के बाद हमें मिलने भी लगे, उन अवसरों को हम लोग, उन अवसरों का लाभ उठा के हम लोग एक नई ताकत का निर्माण जो है वो हम लोग करेंगे। तो आज के लाइव को शुरू करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सभी गुरुओं, संतों, महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लई यादव। मैं नमन करता हूं नारी के मुक्तिदाता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। मैं नमन करता हूं माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ झलकारी बाई, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ उदा देवपासी और एक और वीरांगना जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, माँ फूलन देवी। मैं आपको भी नमन करता हूं। इसके साथ साथ मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, मैं आप सबको भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूत विजय कुमार पथिक जी को, धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी को, माता दीन वाल्मीकि जी को, शहीद आजम करतार सिंह सराभा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ऐसे वीरों महापुरुषों को भी मैं नमन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का, सभी पदाधिकारियों का, सभी माताओं बहनों का जिस आंदोलन में जुड़ी हुई। साथियों, महापुरुषों के नाम लेना, उनके चित्रों पे माला अर्पण करना, पुष्प चढ़ाना, इससे आगे बढ़ के भी उनके विचारों, सिद्धांतों पे चलना। मैं सिर्फ नाम लेके आपको याद दिलाता हूं। मैं अगर नाम लूंगा तो दशरथ मांझी जी भी हमारे आदर्श, मैं नाम लूंगा तो भगवान बिरसा मुंडा भी हमारे आदर्श, मैं नाम लूंगा तो तात्या भील भी हमारे आदर्श, बीपी मंडल साहब भी हैं। ऐसे बहुत सारे युग पुरुष हैं, परिवर्तन के अग्रदूत रहे उस समय में, वो सभी उन महापुरुषों को भी नमन करना चाहिए। लेकिन मैं नाम 4 से 5 मिनट जो खर्च करता हूं, इसलिए खर्च करता हूं कि आप अपने असली महापुरुषों को पहचानें। जो लोग मुझसे सीख लेते हैं वो इन महापुरुषों को पढ़ें और इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वास्तविकता को पहचानें। इस देश की एक गहरी सच्चाई जो जाति के आधार पर, उसको सब पहचानें। मैं इसलिए नाम लेता हूं। 2021 एक खट्टा मीठा अनुभव। पहली बार आजाद समाज पार्टी इलेक्शन में गई,
इलेक्शन फाइट किया जिला पंचायत का, और जन समर्थन भी मिला। 2022 में भी आपके सामने इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन भी महत्वपूर्ण है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपको भय छोड़ के, ये जो भय आपके अंदर है, ये भय त्याग करके कि आप नए लोग हैं, आपको अपने आंदोलन को ताकत देनी है। आपको अपने आंदोलन से शक्ति का निर्माण करना है। माननीय काशीराम साहब कहते थे, N into D into S is equal to change, N for need, D for desire, S for strength is equal to change। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी समाज की नीड जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। किसी समाज की डिजायर जीरो हो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। किसी समाज की स्ट्रेंथ जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। एन फॉर नीड, यानी कि किसी समाज को मैं अगर आवश्यकता, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, अगर समाज आवश्यकता ही ना महसूस करे। जैसे समाज के बारे में मैं बता दूं कि पूरे 5 साल समाज जो है रोता रहता है, हाथ फैलाए रखता है, नेताओं के भरोसे रहता है। अपने काशीराम साहब का जो समाज अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, वो लाशें उठाता है, तो लाशें उठाता है। हत्या होती है, रेप होते हैं बहनों के, घरों में आग लगा दी जाती है, तमाम तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जमीनें जो है दबा ली जाती है, भेदभाव होता है, जैसे चंपावत में अभी हुआ भोजन माता वाला मामला है, और एक और मामला जो खाना छूने पे जिसमें हम लोग गए थे, हत्या कर दी गई। तो अगर किसी समाज में आवश्यकता जीरो हो तो फिर डिजायर और स्ट्रेंथ जीरो हो जाएंगी, क्योंकि जीरो की आप जीरो से गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। वहीं अगर 1% भी आवश्यकता होगी तो शायद किसी शक्ति का निर्माण हो जाए, तो शक्ति उतनी निर्माण हो पाएगी जितनी आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर डिजायर यानी कि चाहत अगर किसी समाज की जीरो, किसी समाज में इच्छा ही नहीं, जैसे मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर चाहत पैदा कीजिए कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें अपने महापुरुषों के वास्तविक आंदोलन को, वैचारिक आंदोलन को जिंदा रखना है। हमें सत्ता के आगे इतना सत्ता के लिए नतमस्तक नहीं होना कि हम अपनी वैचारिकी को शून्य कर दें, हम अपने आंदोलन को शून्य कर दें, हम अब बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का जो सपना था उसको शून्य कर दें, बाबू जगजीवन राम का जो सपना था उसको शून्य कर दें। हमें इस और भी ध्यान देना है। तो डिजायर, अगर चाहत शून्य होगी तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। अगर किसी शख्स में किसी कार्य के प्रति संकल्प लेने की और उस संकल्प को पूरा करने की चाहत नहीं है तो वो पूरा हो ही नहीं सकता। जब चाहत पैदा होती है तो वो चाहत रास्ते अपने आप खोल देती है। तीसरा, स्ट्रेंथ। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, स्ट्रेंथ आपकी जरूर रहेगी, आप स्ट्रेंथ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ तलवारों की नहीं, सरों से जो है आंदोलन और आंदोलन की सफलता तय होती है। राजनीतिक आंदोलन की ताकत जो है वो सरों से तय होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, यानी कि लोगों को जोड़ नहीं पाए, वो शून्य हुई, तो अगर 10 लोगों में कोई चाहत भी होगी, उनको आवश्यकता भी होगी, तो वो लोकतंत्र में शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बहुसंख्यक लोगों को तैयार करना पड़ेगा, इसलिए बहुजन भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। और अगर ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में आपने तैयार कर ली, आपने आवश्यकता भी आपको महसूस की और आवश्यकता से आपने चाहत का निर्माण भी किया और चाहत से आपने संख्या बल के आधार पर अपनी स्ट्रेंथ भी बना ली, बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बना लिया, इकट्ठा कर लिया, तो फिर राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा। राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने का के लिए विधानसभाओं में 5 साल में एक बार मौका मिलता है और लोकसभाओं में भी 5 साल में एक बार मौका मिलता है। यूपी में मौका आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपके बीच में रहने वाले हैं और वो आपको लगेगा भी कि भाई इन लोगों के भरोसे हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा दें। तो बस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि वो नेता यही थे जब तमाम तरह की परेशानियों से आपको रूबरू होना पड़ता, समस्याओं से, वो नेता अपने घर में बैठे रहते हैं। वो नेता कभी इस पार्टी को बदल, कभी उस पार्टी को बदल, उनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं होता, उनका अंतिम लक्ष्य विधायक और एमपी बनना होता है। ऐसे बहुत सारे नेता आपके बीच में आएंगे।
और फिर आपका अपना दल भी मेहनत करेगा, आपके पास नए लोग होंगे लड़ने वाले, गरीब लोग होंगे, संसाधन विहीन लोग होंगे, लेकिन उनके अंदर एक सपना जो पिछले 5-6 साल से भीम आर्मी के लोगों ने संघर्ष किया है और उस संघर्ष से जो परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि मैं बार बार समझाता हूं और मैं कहता हूं कि भाई पिछले 6 साल से हमारे कार्यकर्ता ना धूप देखते हैं, न बारिश देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना आंधी तूफान देखते हैं, ना दिन ना रात ना संसाधन देखते हैं, और वो अपनी मंजिल की तरफ निकले रहते हैं और वो अपनी मेहनत से काम करते हैं। वो हजारों लोगों की न्याय की लड़ाई रोज लड़ते हैं। पूरे देश के अंदर भीम आर्मी की यूनिट हजारों लोगों को न्याय दिलाने के लिए रोज उनके साथ खड़ी होती है, और जहां भी अन्याय अत्याचार वहां भीम आर्मी खड़ी रहती है, आजाद समाज पार्टी खड़ी रहती है। अब आपके पास मौका, तमाम पैसे वाले लोग आए, कुछ लोग आने जाने में लगे हैं कि भाई आप जो हमारी पार्टी में आ जाओ, पैसे ले लो, ये सब चीजें कर लो, लेकिन पैसा आंदोलन को कभी ताकतवर नहीं बना सकता। अगर पैसा आंदोलन को ताकतवर बनाता, मैं समझता हूं पैसे की आवश्यकता है, तो आज इस देश के पैसे वाले लोग इस देश की सत्ता पे वास्तविक रूप से काबिज होते। पैसा आवश्यकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं, क्योंकि जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाए हैं उन्होंने तो संसाधन बाद में निर्माण किया और उनके साथियों द्वारा संसाधन का निर्माण किया गया। वो तो पैसे वाले नहीं थे। तथागत बुद्ध भी जब तक राजा थे तब तक तो आंदोलन नहीं चलाए। ये जो मैत्री आंदोलन वो चलाए, ये जो भाईचारा और वास्तविकता की तरफ जो हमें लेके गए, अपो दीपो भव की बात करी, मानव मानव एक समान की बात करी, तो ये राजा होते नहीं कर पाए। जब उन्होंने राजशाही त्यागी तब कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने आंदोलन को अपने ज्ञान के जरिए आगे बढ़ा पाए। तो ज्ञान अर्जित करना, मैं तो साथियों से अपील करूंगा कि वो जरूर पढ़ा करें। अब मेरी एक अपील है यूपी के, उत्तराखंड के, पंजाब के साथियों से कि आपके यहाँ इलेक्शन है। गोवा मणिपुर के साथियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आपके यहाँ इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, और 4 और 5 तारीख 2 दिन आपको मैं आपसे अपील करता हूं कि जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मूलभूत सिद्धांत, उन सिद्धांतों को, एक आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह आ गया केतली, उस चुनाव चिन्ह को आप तख्तियों पे, बैनरों पे बना के छोटे छोटे, और साइकिल मोटरसाइकिल के माध्यम से या जो भी संसाधन आपके पास हो, 2 दिन यूनिट्स जो है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से उनको सूचित कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत में उनको सूचना दे दूंगा कि सभी जिलों में हमारी यूनिट्स जो हैं वो अपने चुनाव चिन्ह के साथ और गांव गांव निकल के 2 दिन, जैसे आप साइकिल यात्रा में निकले थे, ऐसे निकल के 2 दिन जो है अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम, और अपनी जो विचारधारा है जो आप करने वाले हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि एजुकेशन, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो एकेडमिक हो, सारी एजुकेशन जो है हमें अवसर मिलने में हम लोग मुफ्त में गरीब व्यक्ति को देंगे, अंतिम व्यक्ति को भी। क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा से वंचित रखने के लिए सरकार ने हथकंडे अपनाए हैं, महंगी शिक्षा की है, और वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास है, गरीबों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास है। क्योंकि जब आप शिक्षित नहीं होंगे, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा किस तरह से आपको आपके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और आपके अधिकार क्या है। तो मैं समझता हूं कि 4 और 5 तारीख में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव गांव जाके अपने ब्लॉक वाइज जो है यूनिट बना के, विधानसभा यूनिट बना के, और संवैधानिक तरीके से गांव गांव जाके अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी के लक्ष्य, अपनी पार्टी का संघर्ष, भीम आर्मी का संघर्ष, भीम आर्मी का संकल्प, इसे स्वाभिमान सम्मान का जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, अधिकारों का आंदोलन चला रहे हैं, उसको बताने का काम करें। 4 और 5 तारीख में 2 दिन संवैधानिक रूप से साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी ट्रैक्टर, जो भी संसाधन आपके पास है, उनके माध्यम से अब गांव गांव तक अपने 5 स्टेट में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। और हेल्थ पे 2 चीजें बस, ज्यादा नहीं है, आप बाकी चीजों पे तो हम लोग चर्चा विस्तार से करते रहेंगे मीडिया के माध्यम से या फिर पार्टी के कैडर के माध्यम से, लेकिन हेल्थ के मामले में 2 चीजों पे आप जरूर काम करें, क्योंकि हेल्थ एक बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग कुपोषण से और उसके बाद इलाज न मिलने का इनकी जान चली जाती है। अंतिम व्यक्ति को भी वो सरकारी
मतलब सस्ते दामों पे वो इलाज मिले, जो इलाज उसके जीवन को बचाने में एक महत्वपूर्ण स्थान अदा करे। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा और हेल्थ, हर गरीब व्यक्ति को उसके जीवन रक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए उसका बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए। और हमारी पार्टी को अवसर मिलने पे हम ये अंतिम व्यक्ति का भी इलाज, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हम मुफ्त में करेंगे। और सारे टेस्ट, क्योंकि मैंने देखा कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे पिताजी पीड़ित थे लेकिन वो टेस्ट नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि 5,000 रुपए का टेस्ट होता था। तो उनको लगता था 5,000 रुपए क्यों खर्च करने। हमारे लोग जो हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, ये सोचते हैं कि भाई ऐसे ही डॉक्टर जो बता दे और डॉक्टर की बताई बातों पे ही बिना टेस्ट कराए हम लोग ट्रीटमेंट लेते रहे, दवाई या गोलियां खा खा के। गाँव में तो आज भी लोग गोलियां खाते हैं, वो हरे पत्ते वाली गोलियां और सारी गोलियां, उसे खा खा के जो है ना वो बचते रहते हैं। एक्चुअली उनको समस्या क्या होती है, वो जो पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, उस पैसे को वो अपने ऊपर नहीं, अपने बच्चों की पढ़ाई पे और उनको आगे बढ़ाने पे खर्च करना चाहते हैं। इस कड़ी में वो सोचते हैं कि भाई ये पैसा किसी भी तरह से दवाई या किसी चीज पे बर्बाद ना हो, या किसी भी तरह से मेरे बच्चों को जो मैंने मेहनत से पैसा कमाया वो उनको मिल जाए, उनके आगे बढ़ने की तरक्की के रास्ते में पैसा योगदान करें। बेटे की शादी में, बेटे की पढ़ाई में, बेटे के रोजगार में, घर के वो छोटे मोटे सामान खरीदने में जिसको बनाने में उसकी उम्र बीत जाती है। तो मैं समझता हूँ, मेरा आपसे निवेदन है, ये दोनों चीजें, पहली एजुकेशन सबके लिए, हेल्थ सबके लिए, चाहे वो प्राइवेट लैब में हो या सरकारी में, गवर्नमेंट उसके पैसे पे करेगी। तीसरी, रोजगार नौजवानों के लिए, क्योंकि मैं एसएससी जीडी की भर्ती में गया, मैंने वहां बहनों को भाइयों को तड़पते देखा रोजगार के लिए। मैं उत्तेजा शिक्षक भर्ती में गया, सरकार वहां अभी जो है ना, उन्होंने वादा तो किया है लेकिन कि वो शेड्यूल कास्ट का 21% और बैकवर्ड का 27% आरक्षण जो है पूरा करेगी। उसके अलावा आप जहां जाओगे, अभी डॉक्टर्स हड़ताल पे थे, तमाम लोग परेशान हैं, नौजवान लोग बेबस हैं, पढ़ लिख के सड़कों पे घूम रहे हैं, सरकार रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही है। तो रोजगार पर्याप्त मात्रा में सरकारी, प्राइवेट और नौजवानों के लिए विशेष, चाहे भत्ता या जो भी करके हम उनके जीवन को, उनके सपनों को जिंदा रख सकें, ये इस पे हमें बुनियादी काम करना है। तो ये तीन चीजें आप लोग जाके बताने का काम करोगे। पहला, सबके लिए एजुकेशन, जिसमें एक मोटी कमाई अभी जो है ना हमारे लोगों की जा रही है, और बहुत सारे लोग तो पैसा ना होने के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, उनके सपने जो है ना वो टूट जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। दूसरा, जिनके यहाँ 5 4 5 बच्चे हैं, वो बेचारे इसलिए एक दो लोगों पे मेहनत करते हैं, बच्चे को तो पढ़ाते नहीं है कि अगर बेटा पढ़ लेगा तो ठीक है, बेटी को तो फिर शादी करके भेजना है। तो बेटियों के भी जीवन जो है ना, यहाँ 2वीं दर्जे की नागरिक महिलाएं बनी हुई है बच्चियां, उनको भी जो है ना, उनका भी सपने उनको पूरा करने का मौका मिले, इसलिए एजुकेशन सबके लिए। दूसरा, हेल्थ सबके लिए। तीसरा, रोजगार की व्यवस्था। और बाकी काम जो है ना लगातार, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 90% समाज जो है गांव में रहता है, और गांव तक हमारी बात जानी चाहिए। आपने 5 साल मेहनत की है, गांव गांव में लोग आपको जानते हैं, आपका संगठन है। 2 दिन 4 और 5 तारीख में मेरे बिना अब दोबारा कहे और किसी और दूसरे व्यक्ति के आदेश आए बिना आप अपने कार्य को प्रॉपर रूप से करें। हजारों की संख्या में जो लोग मुझे सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो जिलाध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारी, संभाग के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, वो अपना एक खाका बना लें और यूनिट्स बना के। मैं समझता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं पे संसाधन नहीं है, लेकिन उन्होंने इन संसाधन विहीन रहते हुए इन्हीं छोटे मोटे संसाधनों के साथ मिलकर इस आंदोलन को सींचा है, और उनके आंदोलन से आज इतना बल है कि नेशनल मीडिया हो या और तरह की के जो सरकारें हों, किसी भी प्रदेश सरकार को उनकी हमारी बातें सुननी पड़ती हैं। आज जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार बढ़ रहा है, और इसको रोकने का तरीका है कि आप शक्ति का निर्माण करें और राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में लें। मैं बस आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान में बहुत ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, वहां तो बाढ़ सी आ गई अपराध की, वहां की सरकार फेल है, ऐसी सरकार को सत्ता में बन रहने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, लगातार वहां हत्याएं, रेप और तमाम तरह की चीजें, जुल्म, जाति, घोड़ी से उतारना, इतनी वो चीजें चल रही है। मैं लगातार अब कंपेनिंग करूंगा वहां, और मैं प्रयास करूंगा ऐसे निकम्मी सरकार दोबारा वहां सत्ता में ना आए। दूसरा, हरियाणा में बड़े मामले, और एक विनोद भाई के मामले में हम लोग गए थे, विनोद वाल्मीकि के, और मैं प्रशासन 5 दिन से ज्ञापन दिया हुआ था, 12 दिन से उनकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी, और
उनके परिवार के लोग, वो जो हमारे परिवार के लोग, वो न्याय के लिए लड़ रहे थे। जब उस परिवार ने मुझे सूचना दी तो मैं गया था और मैं कह के आया था कि सीएम मना कर दें कि हम देना नहीं चाहते, 5 दिन से ज्ञापन उनके पास है, हमसे लिया जाएगा तो हम ले लेंगे। फिर वो मांगे मानी गई, यानी कि उस परिवार को अपने जीवन यापन करने के लिए भी सरकार से गुहार लगानी पड़ी। ये काम सरकार का ही था, क्योंकि किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन ये तो रोज हो गया है, सरेआम हो गया है कि हमें सुबह शाम ये करना ही पड़ता है, अपने लोगों की लाशें उठानी पड़ती हैं। तो इससे भी आगे बढ़ के मैं समझता हूं कि हरियाणा में भी सामाजिक बहिष्कार के बहुत सारे मामले हो रहे हैं, मैं जल्द उन पे भी जो है जुटूंगा। मेरी समझ में राजनीति इसी तरह से आती है कि जहां मेरी जरूरत है मैं वहां रहूं। जैसे मैं कल अपने वीर सपूतों को, शहीदों को नमन करने के लिए भीमा कोरेगांव जा रहा हूं। भीमा कोरेगांव में उनको नमन करूंगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां जाते थे, उन्होंने अपील की थी कि लोग आए, विजय स्तंभ को नमन करें और अपने शहीदों को याद करें। फिर मैं भोपाल जा रहा हूं 2 तारीख में, क्योंकि वहां ओबीसी आरक्षण को जो है पंचायत में खत्म कर दिया गया था। वहां के लोग, ओबीसी साथियों ने, ओबीसी जो महासभा है, उन्होंने आवाज उठाई, उनके साथ भीम आर्मी और जेएस के साथियों ने आवाज उठाई, तो सरकार को उसमें झुकना पड़ा। उन्होंने 2 तारीख का आंदोलन रखा है, बहुजन भाईचारा बने, और जब भी कोई साथी अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो तो हम उसके साथ ही दिखाई दें। इसलिए जो है हम लोग उस भाईचारे को मजबूत करने और ये बताने कि हम कहते नहीं, करने में भरोसा रखते हैं। मैं जा रहा हूं 2 तारीख को भोपाल में। साथियों, एक बहुत जरूरी बात मुझे आपसे और कहनी थी। अपने ऊपर भरोसा रखिए। काशीराम साहब कहते थे ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाएगी। काशीराम साहब कहते थे कि भाई जो मिशनरी लोग हैं उनका सर जो है वो बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए, कि वो बहुत जल्दी जो है ना आक्रोशित ना हो जाएं। जैसे आज हमारे साथी छोटी सी कोई बात होती है, बिना जानकारी के सोशल मीडिया पे तरह तरह कमेंट करने लगते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डालने लगते हैं। मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं से जिनसे मुझे बहुत उम्मीद है, और जब वो इस तरह और कुछ कार्यकर्ता इस तरह की वो करते हैं, मुझे तकलीफ होती है कि हमने इतनी मेहनत ईमानदारी से इन कार्यकर्ताओं को तैयार किया, साथियों को, पदाधिकारियों को, और ये छोटी छोटी बातों में आपस में उलझते रहते हैं। जबकि हमारा लक्ष्य एक महान लक्ष्य है, एक बड़े लक्ष्य की तरफ हम लोग चले हुए हैं, जो इतने लंबे समय तक पूरा नहीं हुआ। उसको पूरा करने के लिए आज हम निकले, तो आपस में छोटी छोटी बातों पर उलझ के नहीं चलेगा। पार्टी संगठन के लोगों, जो आपके सीनियर लीडरशिप जो निर्देशित करती है, उसका पालन आपको करना चाहिए, और समय समय पे जब समीक्षा अपनी बात रखनी चाहिए सोशल मीडिया इन सब चीजों पे। इससे दूसरे लोगों को ये अवसर मिलता है कि भाई देखो, अभी भी इनके लोग जो हैं वास्तविक रूप से तैयार नहीं हो। मेरी अपील है साथियों से कि सोशल मीडिया पे किसी भी तरह की बात करने से पहले, क्योंकि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, ये जहां आपकी बात को भी उठाती है, वहां ये आपको आपके खिलाफ जो है ना बहुत सारी चीजें भी तैयार करती है, विरोधियों को अवसर भी देती है। तो हमारे भीम आर्मी के साथियों को, आजाद समाज पार्टी के साथियों को विरोधियों को अवसर नहीं देना चाहिए। हमें सतर्क होकर अपना आंदोलन चलाना है। तो सोशल मीडिया पे को जरूरी चीजों में यूज करें, इसको अपने खिलाफ यूज ना करें, अपनी पार्टी संगठन के खिलाफ यूज ना करें। तो दूसरा, काशीराम साहब कहते हैं कि दिमाग में बर्फ जैसी ठंडक होनी चाहिए और जबान पे शहद की तरह, क्योंकि राजनीति व्यवहार से होती है। अगर आप अपने परिवार में भी कटु शब्द बोलेंगे तो वो भी लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपको लोगों को जोड़ना है, तो आप अपने वैज्ञानिक मूल्यों के साथ खड़े रहें, किसी धर्म पे टिप्पणी ना करें। आप तो करते नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कुछ नए साथी जुड़ रहे हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। भीम आर्मी के लोग तो पूर्ण रूप से संवैधानिक है, वो तो कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं करते हैं, लेकिन आपको जोड़ना है, और हमें राजनीतिक रूप से लोगों को जुड़ना है, जिसमें 50% 51% सहमति भी अगर हमारे मुद्दों बन जाती है तो हम जुड़ के काम कर सकते हैं। बाकी जब वो आपके साथ व्यवहार में रहेगा और वास्तविकता को जानेगा, अपने महापुरुषों को पढ़ेगा, तो तब उनको एहसास हो जाएगा, जो व्यक्ति आपके साथ नया जुड़ा है, कि हम इस आंदोलन से हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं। तो जबान पे शहद होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए, भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, उसके दिल में मिशन के प्रति जोश जुनून आग होनी चाहिए,
कि वो किसी भी परिस्थितियों में कमजोर ना हो, ठहरे ना, टिके ना। क्योंकि आज मैं जैसा देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग पैसे के ऑफर दे दे के हमारे कार्यकर्ता के पास जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता मुझे मैसेज भेज के बताते भी हैं कि भाई ये लोग इस तरह से हमारे पास एक ऑफर आया था। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये जैसे जैसे आपका आंदोलन मजबूत होगा तो ऐसे ऐसे आपके खिलाफ साजिशें होंगी। तो किसी से ना घबराना है, ना किसी से जो है कमजोर पड़ना है। अपनी मेहनत के बलबूते हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ मैं, वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत हूँ, अपने महापुरुषों के आंदोलन के बदौलत हूँ। अगर मैं किसी इस विचारधारा को छोड़ के कहीं राजनीतिक रूप से जुड़ा होता तो शायद मेरी कोई पहचान ना होती। मुझे जो कुछ मिला इस विचारधारा से मिला है, तो मैं इस विचारधारा को, इस आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। ये बहुजनों का आंदोलन है और बहुजन समाज के लोगों को भी शासन सत्ता पे उनका अधिकार होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मुझे आपसे कहनी थी, क्योंकि पिछले 1 साल में आपने देश में, दुनिया में अपनी पार्टी का नाम मीडिया के जरिए, अपने काम के जरिए पहुंचाने का काम किया। एक नया अवसर आपको 2022 में मिलेगा। और क्योंकि 2022-21 में आप लोगों ने अच्छा काम किया और खूब अच्छी तरह साथ निभाया, आपने अपनी ताकत का लोकतंत्र में एहसास कराया। आप सभी के लिए 2022 के लिए, 21 के लिए उसके 21 का जो समय खत्म हो गया उसके लिए बधाई और मंगल कामनाएं। आपके परिवारों के लिए मंगल कामनाएं। मैं भी इंसान ही हूँ, मुझसे भी कभी 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 गुस्सा में हो जाता हूँ कार्यकर्ता। मेरा गुस्सा करने का इरादा मात्र ये होता है कि भाई आप जो हैं सीखे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कार्यकर्ताओं को कहे कि इनको जानकारी नहीं। मेरी एक अपील आपसे जरूर है कि अपने महापुरुषों को जरूर पढ़े। अगर जो लोग मिशन में काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, फिर डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को जरूर पढ़े। इन 3 लोगों को तो पढ़ने को तो बहुत सारे महापुरुष हैं। जैसे आप बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से थे, बहुत बड़े नेता हुए सामाजिक न्याय के। फिर आप रामविलास पासवान जी को पढ़िए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बाबू जगजीवन राम जी ने अच्छा काम किया है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। आप सीख तो विरोधी से भी सकते हैं कि विरोधी ने किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ा, आपको सीखना चाहिए। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप संविधान को पढ़िए, संविधान की जानकारी कलेक्ट कीजिए, आप आईपीसी को पढ़िए, सीआरपीसी को पढ़िए, आप एविडेंस को, मतलब जो भी आप सीख लें, पढ़ लें। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी लगातार, जो मुझे किताबें कोई दे देता है तो मैं भी पढ़ता रहता हूँ। जो भी मुझे कोई कुछ देता है, मैं ये नहीं पूछता कि आपने क्या दिया, मगर मुझे कुछ अगर मिलता है तो मैं उससे प्रयास करता हूँ कि भाई मैं उसको पढूं। तो जो भी मुझे कुछ कोई ना कोई देता है, मैं प्रयास करता हूँ कि भाई मैं पढ़ता रहूं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिंदगी में हमेशा सीखना चाहिए। तो मेरा आपसे अपील है कि अपने महापुरुषों को जरूर पढ़े। महामना रामसु वर्मा जी को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आपने नहीं पढ़ा। आपने पेरेलल्लई यादव और जिनको मैं कह रहा हूं, अगर पेरियार रामास्वामी नायकर को आपने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा है, संत गाडगे जी महाराज को, नारायणा गुरु को नहीं पढ़ा है, तो आप, फिर मैं पूरी ईमानदार से कह सकता हूं कि फिर आप आंदोलन में ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। जोश के साथ जब होश नहीं होगा तो फिर आप कुछ दिनों में आपको एहसास होगा कि भाई यहाँ तो जिस उद्देश्य के लिए मैं आया था, अगर कोई पैसा कमाने या मिसयूज करने आया है तो वो फिर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। जो धैर्य से आंदोलन चलाने के लिए आया और कुछ करना चाहता है वो टिका रहेगा। तो ऐसा नहीं हम यहाँ बैठ के देखते हैं कि हमारा कौन कार्यकर्ता ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहा है और कौन कार्यकर्ता हमारा जो है वो दिखावा कर रहा है। ये हम भी देखते रहते हैं। फिर समय समय पे हम उस अच्छे कार्यकर्ता को बढ़ावा भी देते रहते हैं, और जो इस तरह कार्यकर्ता कर रहा है, जो आम आसपास के कार्यकर्ता हम जिनके जिनको जानकारी नहीं होती उनके कार्यों की, तो उनपे हम लोग कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि काशीराम साहब कहते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते। तो मिशन चुना है, और जिन लोगों ने मेरे साथ मिशन चुना है, मैं उनसे अपील करता हूँ। मैंने बिजनौर जब मैं गया 6 दिसंबर को अपील की थी कि वो लोग साथ खड़े हों, वो लोग हाथ उठाएं जो अगले 10 साल निस्वार्थ भाव से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का सपना अधूरा है, और वो अधूरा सपना पूरा करने की जिम्मेदारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने ली है। कभी मौका मिले तो सही शिरोमणि उधम सिंह जी को पढ़िएगा आप। जब वो लंदन में थे तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था आजाद पार्टी। ऐसे नहीं मैंने इसका पार्टी का नाम आजाद पार्टी रखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अभी हमारे लोगों को धीरे धीरे जानकारी होती रहेगी। आप कभी पढ़ेंगे तो
जिन्होंने जनरल ओडवायर को वहीं जाके मारा। ऐसे वीर सपूत भारत के गौरव का इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगा कि उन्होंने लंदन में जाके आजाद पार्टी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया था, और हमने भी एक संकल्प लिया है, हमारे साथियों ने संकल्प लिया। मैं भीम आर्मी के साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ, भाई विनर्तन सिंह जी, भाई कमल वालिया जी, भाई मंजीत नोटियाल जी, और जो साथी हैं, जो अशोक कामले जी और धर्मवीर परवाल जी, रामे प्रधान जी, वो जो बहुत सीनियर लोग जो भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आजाद समाज पार्टी की पूरी कोर कमेटी, जैसे गिन्नी पाजी हैं पंजाब से, बड़गच्चा जी, ऐसे जो साथी जिन्होंने इस आंदोलन को समझा और लंबे समय से इस आंदोलन में साथ निभाया, मुझे गर्व है उनके ऊपर। मुझे विश्वास है कि मेरे जाने के बाद भी आंदोलन नहीं रुकेगा, ये आंदोलन चलता रहे, क्योंकि हमने स्वाभिमानी और संघर्षशील लोग तैयार किए हैं, बिकाऊ एजेंट लोग तैयार नहीं किए, और वो लोग तैयार नहीं किए जो चुनाव के बीच आपके बीच आते हैं। वो लोग तैयार किए हैं जो सुबह शाम 24 घंटे आपके बीच में खड़े रहते हैं। मैं साथियों से भी कहूंगा, अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी, धैर्य बना के रखें। कोई भी चीज एक दिन में निर्माण नहीं होती, और कोई भी चीज एक दिन में खत्म नहीं होती। जो चीज आप निर्माण किए ये सदियों में निर्माण हुई है, और ये सदियों तक चलेगी। बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप में इच्छा शक्ति कितनी है, आप में संकल्प लेने की क्षमता कितनी। तो 4 और 5 तारीख में हमारे कार्यकर्ता पार्टी का झंडा, पोस्टर, बैनर लेके, केतली हमारा चुनाव चिन्ह है, हाथ में छोटी छोटी केतलियां लेके, केतलियां ना हो तो बना लें, क्योंकि ये गरीब लोगों का दल है, और यहाँ से गरीब लोगों को ही मौके मिलने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए। तो किसी कागज पे बना लें, किसी गत्ते पे बना लें। तो इस तरह से अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल, कार पे केतली बनाकर टांग के, और ये 3 चीजें जो मैंने बताई, और किसी चीज पे नहीं। लोग कहते हैं ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, मैं कहता हूं इससे अच्छा है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, और जो जो असक्षम लोग हैं, जिन पे संसाधन है, उनको उनको फ्री भी देंगे, और जो सक्षम लोग हैं उनसे पैसे भी लेंगे, जो दे सकते हैं। लेकिन जो बुनियादी जरूरतें, आज भी तो देखिए ना, भारत के इतिहास में बहुजन समाज के लोग आज भी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, इन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनके कितने कैबिनेट सचिव हैं स्टेट में, सेंटर में, कितने उनके जो हैं प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, कितने उनके जो हैं जुडिशरी, कॉलेजियम सिस्टम के कारण जो है, जो रास्ता रोक दिया गया, उसका भी इलाज करना है, ईवीएम का भी इलाज करना है, बहुत सारी चीजों पे काम करना है। तो मैं भी पिछले 1 महीने से बहुत स्टडी मटेरियल पे था, क्योंकि हमें अब जनता के बीच जाना, अपनी बात रखनी है, और हमने ये भी सुनिश्चित किया कि भाजपा को रोकना भी है। उत्तराखंड की टीम का भी धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मिलजुल के काम करेंगे तो और अच्छा काम होगा। पंजाब की टीम का, वहां के जो जिम्मेदार पदाधिकारी, उनका भी धन्यवाद करता हूं। बस मेरी अपील है कि लगातार अपने काम को जारी रखिए, और पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपका विरोधी आपसे आगे निकल जाता है। तो अपने अंदर जो भय है, उस भय को त्यागिए और निकलिए, क्योंकि जब आप संगठन बना के काम करने आए थे, तब भी बहुत सारे संगठन यहाँ काम कर रहे थे, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपका समर्थन नहीं किया, चंद लोगों ने समर्थन किया, और उन चंद लोगों के समर्थन से और आपके खुद की ताकत से आपने अपने अपने संगठन को देश और दुनिया में पहचान दी। आज आपका जो संगठन है भीम आर्मी, वो देश का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस संगठन उसके आगे ऐसा है, बोना, ऐसा आरएसएस, और ये इतनी बड़ी है भीम आर्मी। तो देश के सबसे बड़े संगठन के लोग जो बिना सरकार के भी अपने लोगों को न्याय दिलाते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, वो अपनी ताकत को पहचाने। और मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि जुटे, 4 और 5 तारीख को फिर से उसी एहसास, अनुभव का वो अनुभव मुझे कराएं जो आपने पिछले 2 महीने, 1 महीने पहले जब हमने साइकिल यात्रा शुरू की तब कराया था। और एक झंडा का प्रोग्राम जो लखनऊ से चला था कि कार्यकर्ताओं के घरों पे जाके झंडे लगाए जाएं, तो वो भी प्रोग्राम जो है ना, आप अपने प्रोग्राम को सक्रिय रूप से चालू रखें। अपने घरों पे साथी अपनी नेम प्लेट लगाएं, क्योंकि पार्टी ने, जो संगठन ने आपको सम्मान दिया है, वो सम्मान, आप अगर उसे सम्मान महसूस करते हैं तो आपके घर पे नेम प्लेट होनी चाहिए आपकी। आप भीम आर्मी के मंडल के प्रभारी हैं, या अध्यक्ष हैं, या जिले के अध्यक्ष हैं, विधानसभा के, जिस भी पद पे आप हैं, तो उस पद का सम्मान तभी है जब आप अपने घर पे उस प्लेट को लगाते हैं, अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं, अपने संगठन का झंडा लगाते हैं। तो इसका मतलब आप उसे अपना गौरव समझते हैं, सम्मान समझते हैं। तो आप सबके लिए नव वर्ष के लिए भी मंगल कामनाएं। कुछ देर में नव वर्ष शुरू हो जाएगा, लेकिन
बहुजनों का नववर्ष कब शुरू होगा, इसी के लिए मैं चिंतित हूँ, क्योंकि नववर्ष आता है और चला जाता है, लेकिन हम आज भी वही हैं जहाँ आपसे 70 साल 50 60 साल पहले थे। क्योंकि बस कपड़े तो पहनने का अधिकार मिल पाए, मकान वकान में घूमने की आजादी मिल पाए, बुनियादी अधिकार नहीं मिल पाए। 84 करोड़ लोग सस्ता भोजन लेते हैं, उनमें 84 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड। भूख से मरने वाले, सीवर में मरने वाले, सड़क पे मरने वाले, खुदाई में मरने वाले, ये सब लोग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग हैं। जातिगत शोषण का शिकार होने वाले, सिस्टम का शिकार होने वाले, निर्दोष होते हुए झूठे मुकदमे और जेलों में सड़ने वाले, ये शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। ये तो एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटी के लोग जो है ना, बहुत बड़ी संख्या में जेलों में। तो मैं तो आपके सहयोग से ये अवसर चाहता हूं कि लोग बहुत कहते हैं कि भाई देखो फलानी पार्टी के लोगों ने विधानसभा में आवाज उठा दी, उस पार्टी के लोगों ने विधानसभा में बोल दिया। आप हमारे कार्यकर्ता, आप तैयार हो जाए विधानसभा जाने के लिए, आप भी विधानसभा में जाके आवाज उठाना। आवाज ही नहीं उठाना, अगर आप अपने लोगों के अधिकार रक्षा ना कर पाए तो विधानसभा चलने मत देना। विधानसभा के बाहर जैसे आप अपने अधिकारों के लिए थाना, कचहरी, कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं, आप विधानसभा के बाहर बैठ जाना, चलने मत देना। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा ना कर पाओ, ऐसी राजनीति का क्या फायदा है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि मजबूती से अपने आंदोलन को के साथ खड़े हो जाएं और मजबूत करें। एक एक वोट कीमती है, ये वोट जो है ना जुड़ेंगी सब आपके खाते में। कितने लोग आपके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 के लिए मंगल कामनाएं, आने वाले इलेक्शन के लिए मंगल कामनाएं। 1 और 2 तारीख के बाद, 3 तारीख के बाद, 3 और 4 तारीख के बाद मैं फील्ड में उतरूंगा, और फिर जब तक इलेक्शन नहीं खत्म होगा मैं ईमानदारी से घर की तरफ नहीं देखूंगा। मैं ऐसे माँ से आशीर्वाद लेकर निकलूंगा और हजारों करोड़ों लाखों माओं का आशीर्वाद लेने के लिए निकलूंगा। एक माँ से आशीर्वाद लेके निकलूंगा और करोड़ों माओं से आशीर्वाद लेने के लिए निकलूंगा, आप सब भाइयों के साथ, और करके दिखाएंगे। जैसे पहले आपके सहयोग से करके दिखा, फिर करके दिखाएंगे। इतिहास लिखेंगे, इतिहास बन के नहीं रह जाएंगे, इतिहास लिखेंगे। और एक नारा दिया है ना, युवा हूं परिवर्तन कर सकता हूं, युवा हूं बदलाव कर सकता हूं, युवा हूं बेरोजगारों की आवाज बन सकता हूं, युवा हूं बेरोजगारी का दर्द समझता हूं, युवा हूं सामाजिक परिवर्तन की क्रांति को आगे बढ़ा सकता हूं, युवा हूं राष्ट्र को सशक्त बना सकता हूं, युवा हूं कमजोरों की आवाज बन सकता हूं, मजलूमों की आवाज बन सकता हूं, युवा हूं वंचितों को न्याय दिला सकता हूं, युवा हूं बहुजनों का शासन ला सकता हूं। उस युवा से भी मेरी अपील है, आप युवा हैं और युवा का विलोम होता है वायु, उसको ना कोई रोक सका है ना कोई रोक पाएगा, आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। आपके खिलाफ तमाम साजिशें सब कुछ होंगी, झूठ फैलाए जाएंगे, घबराना नहीं है, इतिहास लिख के जाना है। इतिहास वीरों को याद रखता है और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता वीर है। मुझे गर्व है भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, मुझे गर्व है एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी पे। मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ हूँ आप सबकी वजह से हूँ, और मुझे ये भी गर्व है और ये विश्वास है कि मेरे साथ हर आंदोलन में ताकत देने वाले मेरे साथी इस बार मुझे राजनीतिक ताकत भी देंगे, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, मणिपुर, गोवा में। और वो मुझे अवसर देंगे, क्योंकि मैंने एक टीवी चैनल के माध्यम से भी कहा था कि भाई आप कहते हैं कि उस पार्टी ने किया, उस पार्टी ने किया, उस नेता ने किया, तो जिस दिन हमें अवसर मिलेगा हम बताएंगे काम कैसे होता है। और इतिहास अगर याद ना रखे तो फिर क्या फायदा। अब तो लड़ रहे हैं इसलिए कि मरकर जिंदा रहना, जब मर जाएंगे तब जिंदा रहे लोगों के दिलों दिमाग में। और जो विचार महापुरुषों के समय से चला, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जिस विचार को शुरू किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको आगे बढ़ाया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसको आगे बढ़ाया, मान्यवर काशीराम, बीपी मौर्य साहब, बाबू जगजीवन राम, जिस आंदोलन को, जो उन्होंने जिस विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस विचार को आगे बढ़ाना, उस विचार को
ताकतवर बनाना और इस देश में बहुजन समाज की शासन सत्ता स्थापित करनी है। बहुजन समाज का राज लाना है। वंचितों को गुलामी से मुक्ति दिलानी है। उनको समता, समानता, बंधुत्व पे, भाईचारे पर आधारित जो जीवन, जो व्यवस्था है, उसका हिस्सा बनाना है। माताओं बहनों को के साथ जो होने वाला शोषण है उसको जड़ से खत्म करना है। नौजवानों को उनकी हिस्सेदारी दिलानी है। हर गरीब शोषित को वो अधिकार सुविधाएं दिलानी जो सब उनका अधिकार बैठता है संविधान के अकॉर्डिंग। और भारतीय संविधान से देश चलेगा। जो नफरत की आंधी अभी बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है, उन्होंने जो चालू की है धर्म संसद के नाम पे, सब चीजों के नाम पे, उसको भी उनसे सतर्क रख के रहते हुए अपनी एकता को मजबूत रखना है और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। आज मैंने ये भी बताया आपको कि आजाद समाज पार्टी, हमने इस पार्टी का नाम क्यों रखा। मैं हमेशा बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ। आपका काम है कि आप उसका प्रचार प्रसार करता रहें। और नव वर्ष के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और आगामी चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। निकलिए और करके दिखाइए। दीवारों पे हाथ से केतली बनाना सीखिए। अपनी पार्टी का, संगठन का नाम लिखना सीखिए। अपनी लड़ाई को अपने कंधों पर लड़े, क्योंकि स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई स्वलंबन से लड़ी जाती है, आत्मनिर्भर होकर अपने भरोसे लड़ी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, आपके परिवारों के लिए मंगल कामनाएं।